आनंद मोहन सिंह एक आईएएस अफसर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। आगे बढ़ने से पहले ध्यान से सुन लीजिए, किसी छोटे मोटे व्यक्ति की हत्या नहीं की उसने, एक आईएएस अफसर की हत्या की। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में एक बदलाव करके आनंद मोहन सिंह की सजा कम करवा दी और अब उसे 4 साल पहले ही रिहा किया जा रहा है जेल से। आज हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इसी नैतिक भ्रष्टाचार का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर सरकारी अफसर की हत्या करने के बाद भी अपराधियों को ऐसे ही उनकी सजा में डिस्काउंट मिलता रहेगा तो बिहार जैसे राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी फिर ईमानदारी से अपना काम कभी नहीं कर पाएगा। अब आपको फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे 1985 का दौर। यह वो दौर था जब अतीक अहमद की तरह बिहार के कोसी क्षेत्र में आनंद मोहन का बहुत जबरदस्त खौफ था और वो न जाने कितने लोगों पर खुलेआम अत्याचार कर रहा था और इस दौरान उसका एक गैंग बन चुका था जिसमें कई बड़े बड़े और कुख्यात अपराधियों को शामिल किया गया था और इन्हीं में से एक अपराधी का नाम था छोटन शुक्ला। सब कुछ आपको बड़ा फिल्मी लग रहा होगा, नाम भी फिल्मी लग रहे होंगे। इस तरह के नाम आपने अक्सर फिल्मों में और वेब सीरीज में सुने होंगे। आनंद मोहन जिस तरह से अपराध की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहा था और लोगों में जिस तरह से उसका खौफ था, उससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उस दौर में राजनीतिक संरक्षण के लिए एक ही योग्यता मायने रखती थी और यह योग्यता थी बड़े से बड़ा अपराधी होना। और इस मामले में आनंद मोहन कई अपराधियों से कहीं ज्यादा काबिल और कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली था। यह वो जमाना था जब बिहार में चुनाव में बूथ लूट लिए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि आनंद मोहन को बिहार की राजनीति में पहला चांस उस जनता पार्टी ने दिया जिसका गठन भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए हुआ था। लेकिन वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और आनंद मोहन इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराकर एक अपराधी से बाहुबली नेता बन गया, यानी लॉ मेकर बन गया। आपने देखा होगा अतीक अहमद को भी लोग फॉर्मर लॉ मेकर कह रहे थे। यह ठप्पा किसी भी अपराधी के लिए प्रोटेक्शन के लिए बड़ा जरूरी होता है, इसलिए हर अपराधी का सपना होता है कि पहले वो बड़ा डॉन बने और फिर वो नेता बने और फिर विधायक या सांसद बने। उसका यही रोड मैप होता है। आनंद मोहन सिंह का भी यही रोड मैप था। पहले वो बाहुबली बना और उसके बाद बाहुबली नेता बना और फिर वो विधानसभा में पहुंच गया। ये बात वर्ष 1990 की है जब उसने बिहार की मोहिशी विधानसभा सीट से चुनाव जीता। उस समय आनंद मोहन ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी और कुख्यात अपराधी छोटन शुक्ला भी इस पार्टी का सदस्य था। असल में ये अपराधियों की ही पार्टी रही होगी क्योंकि इसका गठन ही एक इतने बड़े अपराधी ने किया। वर्ष 1994 में जब कुछ लोगों ने छोटन शुक्ला की हत्या कर दी तो पूरे इलाके में यह अफवाह फैल गई कि इस हत्या में पुलिस की मिली भगत शामिल है और आनंद मोहन के गैंग और पार्टी के लोग इस हत्या के लिए गोपालगंज के उस समय के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया को जिम्मेदार मानने लगे। तो सोचिए, आनंद मोहन सिंह का गुस्सा यह था कि उसके साथी छोटन शुक्ला की हत्या पुलिस ने की है और अब वो पुलिस को छोड़ेंगे नहीं और डीएम को नहीं छोड़ेंगे। और छोटन शुक्ला की हत्या के बाद वहां पर दंगे भड़क गए। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे और वहां दंगे हुए। इन्हीं दंगों के समय वहां के जो डीएम थे जी कृष्णैया, जो एक आईएएस ऑफिसर थे, एक मीटिंग से गोपालगंज लौट रहे थे और तभी आनंद मोहन सिंह और उसके गैंग के बाकी लोगों ने इस आईएएस ऑफिसर की हत्या करने की साजिश रची और इन लोगों ने गोपालगंज के जिला अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया, यानी डीएम साहब की गाड़ी पर हमला कर दिया और इसके बाद भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर डाली और तब जी कृष्णैया को ऑन ड्यूटी गोली मार दी गई। हत्याकांड के बाद जब आनंद मोहन जेल गया तो उसकी पत्नी लवली आनंद ने राजनीति में आने का फैसला किया और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो 1994 के लोकसभा के उपचुनाव में जीत भी गई। सोचिए, यह हत्या करने के बाद, एक आईएएस ऑफिसर की हत्या करने के बाद लवली आनंद लोकसभा का चुनाव जीत जाती है। और आप सोचिए, लोकसभा भारत की संसद जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, वहां लवली आनंद आकर बैठती थी एक सांसद के रूप में।
लोगों के प्रतिनिधि के रूप में। आज जो लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भारत देश खतरे में है, लोकतंत्र तो उसी दिन खतरे में आ गया था, हमारा संविधान तो उसी दिन खतरे में आ गया था जब इस तरह के लोग संसद का चुनाव जीतकर, पहली बात तो उन्हें टिकट मिल जाता है, दूसरी बात इस देश की जनता उन्हें वोट देकर जिता भी देती है, और फिर ये लोग लोकसभा में जाकर बैठते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है, लोकतंत्र तो उसी दिन मर जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने एक डीएम की ऑन ड्यूटी हत्या की हो और इस हत्याकांड में जिसकी पत्नी भी शामिल हो, उसे बिहार के लोगों ने लोकसभा का चुनाव जिता दिया और देश की संसद में बैठा दिया। और बाद में लवली आनंद, आप जानते हैं किस पार्टी में शामिल हुई? उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। बाद में लवली आनंद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। इसके अलावा आनंद मोहन जब जेल में था तब उसने भी इस हत्याकांड के 2 साल बाद वर्ष 1996 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, और उस समय उसे यह लोकसभा का टिकट किसने दिया था आप जानते हैं? समता पार्टी ने दिया था। ये जो जेडीयू है आज की, ये उस जमाने में समता पार्टी हुआ करती थी, जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व दिवंगत नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर बनाई थी समता पार्टी। समता पार्टी ने आनंद मोहन सिंह को टिकट दिया लोकसभा का, और इस तरह नीतीश कुमार के इस एहसान ने आनंद मोहन को एक हत्यारे से एक सांसद बना दिया। और आनंद मोहन पर यह मेहरबानी सिर्फ नीतीश कुमार ने ही नहीं की। वर्ष 1998 में आनंद मोहन ने फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार भी वो चुनाव जीतकर देश की संसद में पहुंच गया। यानी अतीक अहमद की ही तरह आनंद मोहन सिंह भी एक फॉर्मर लॉ मेकर है। अपराधी नहीं कहेंगे लोग, अब इसको कहेंगे ये फॉर्मर लॉ मेकर है, पूर्व सांसद है, सांसद जी हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस पर कभी भी किसी ने हमारे देश में, बिहार में कोई आपत्ति नहीं की। वर्ष 2007 में जब आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा हुई तब उसने निचली अदालत के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी, और पटना हाईकोर्ट ने अगले ही साल 2008 में उसकी सजा को फांसी की सजा से उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। लेकिन आनंद मोहन सिंह इस उम्र कैद की सजा को भी कम करवाना चाहता था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गया अपील लेकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में उसकी अपील को ठुकरा दिया और कहा कि उसने जो हत्या की है उसके लिए उसे 20 साल तो कम से कम जेल में रहना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन सिंह की मदद कैसे की और कैसे उनके साथ अपनी दोस्ती निभाई? असल में हर राज्य में कानूनी सजा को लेकर एक जेल मैनुअल होता है जिसमें सजा से जुड़े तमाम प्रावधान और नियमों का उल्लेख होता है, और इसी तरह से बिहार में भी एक जेल मैनुअल है जिसे बिहार पुलिस जेल मैनुअल्स कहते हैं। इसके रूल नंबर 481 के पहले भाग के पहले खंड में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी अफसर की ऑन ड्यूटी हत्या करता है तो उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा के दौरान 20 साल से पहले जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। यानी अगर उसकी सजा को कम भी करना है, रिहा भी करना है, तो 20 साल से पहले रिहा नहीं हो सकता। मिनिमम जो उसका जो समय अवधि है वो 20 साल है। यानी ऐसे अपराधी की प्री मैच्योर रिलीज पर तभी विचार होगा जब वो 20 साल की सजा पूरी कर चुका होगा। विचार भी तब होगा जब 20 साल की सजा पूरी हो जाएगी। और आनंद मोहन सिंह ने अभी तक 16 साल जेल की सजा पूरी कर ली है, और इस नाते से वो अभी जेल से रिहा नहीं हो सकता था। उसे कम से कम 4 साल और जेल में रहना था और तब उसके ऊपर विचार होता। हमारे नजरिए से तो विचार करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को कभी जेल से बाहर छोड़ना ही नहीं चाहिए। आजीवन कारावास का मतलब है आजीवन कारावास। लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को बिहार के गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें जेल मैनुअल के इसी रूल नंबर 481 को बदल दिया गया, और इस नियम से उस क्लॉज को हटा दिया गया जिसमें लिखा था कि अगर किसी अपराधी ने किसी सरकारी अफसर की ऑन ड्यूटी हत्या की है तो उसकी प्री मैच्योर रिलीज पर तब तक विचार नहीं हो सकता जब तक वो जेल में उम्र कैद की सजा के 20 साल पूरे नहीं कर लेता। यानी ये जो क्लॉज था इस नियम को ही हटा दिया। ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे ये पूर्वी सूडान में स्थित उस बंदरगाह की हैं जिसे पोर्ट सूडान कहते हैं, और आज ही इस पोर्ट पर सूडान में फंसे 3000 भारतीयों में से 500 भारतीय वहां पहुंच चुके हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय नौसेना का समुद्री जहाज जिसका नाम है INS सुमेधा, वो 278 भारतीयों के साथ पोर्ट सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हो चुका है, जहां अभी भारतीय वायुसेना के
2 एयरक्राफ्ट तैनात खड़े हुए हैं। यानी सूडान में फंसे भारतीयों को पहले समुद्र के रास्ते सऊदी अरब के जेद्दा शहर लाया जाएगा और फिर उन्हें जेद्दा से हवाई जहाज के जरिए भारत लाया जाएगा। और ऐसा भारत सरकार को इसलिए करना पड़ा क्योंकि सूडान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है। यानी इसकी वजह से वहां फंसे भारतीयों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सूडान में अभी कोई भी हवाई जहाज प्रवेश नहीं कर सकता, ना वहां लैंड कर सकता है, ना वहां से टेक ऑफ कर सकता है। इसलिए इन लोगों को पहले समुद्र के रास्ते से जद्दा लाया जाएगा और फिर जद्दा से एक विशेष विमान से इन्हें यहां लाया जाएगा। हालांकि इस बार सूडान के हिंसक संघर्ष के पीछे वहां की सेना और वहां का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ कहते हैं। यानी एक तरफ एक सेना है और दूसरी तरफ वहां का एक सैन्य दल है। आरएसएफ के प्रमुख लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जबकि सूडान की सेना के प्रमुख लीडर हैं जनरल अब्देल फताह अल बुरहान। और ये वो 2 जनरल्स हैं जिनकी वजह से इस समय सूडान जल रहा है। इन 2 जनरल्स की आपस में टक्कर हो रही है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, जिस सेना और अर्धसैनिक बल को सूडान के हितों की रक्षा करनी थी और सूडान को दुश्मनों से बचाना था, वही सेना और वहां का अर्धसैनिक बल आपस में देश की सत्ता पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में खून बह रहा है सूडान के आम लोगों का। अब सूडान के सेना प्रमुख चाहते थे कि अगले 2 साल में ही वहां नागरिक शासन की बहाली हो जाए और आरएसएफ का सेना में विलय कर दिया जाए। लेकिन आरएसएफ के प्रमुख लीडर को यह डर था कि अगर उनके अर्धसैनिक बल को सेना में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया, तो वो अपनी शक्ति और सारा पैसा खो देंगे। इसलिए उन्होंने विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक सिविलियन गवर्नमेंट की बहाली को भी 10 साल के लिए टालने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा ही चलने दीजिए, 10 साल के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार लाएंगे। हमारे देश में जब मेट्रो की बात होती है तो आपके जहन में सिर्फ एक ट्रेन की तस्वीर आती होगी, लेकिन मेट्रो का मतलब सिर्फ किसी एक ट्रेन से नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में जिस वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है, वो मेट्रो असल में एक बोट जैसी है और वो पानी पर चलती है और ये मेट्रो रेल नेटवर्क को भी जोड़ती है। कोची वाटर मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को आप आधुनिक फेरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जो लोगों को पानी में मेट्रो सर्विस जैसा शानदार अनुभव देता है। केरल का कोच्चि शहर समुद्र के तट पर स्थित है और इसके कई इलाके ऐसे हैं जहां आसपास जो बहुत एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन पानी की वजह से वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, लंबा समय लग जाता है। इसलिए अब ये वाटर मेट्रो सर्विस कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को आपस में जोड़ देगी और इसके लिए 78 इलेक्ट्रिक बोट्स और 38 टर्मिनल्स तैयार किए गए हैं, जिनकी मदद से 15 अलग अलग रूट्स को जोड़ा जाएगा और इन रूट्स पर यह वाटर मेट्रो चलेगी, जिससे लोगों का सफर आसान होगा और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उनका समय भी बचेगा।